एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल और आज हम खुल्लम खुल्ला बात करेंगे एक अलग विषय पर। साथियों, हमारे सत्यपाल मलिक नहीं रहे, लेकिन जाने के पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी के पापों का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने खुला कर दिया है। उनके कई देशद्रोही कारनामे मोदी शाह के उन्होंने एक चिट्ठी में लिख कर रखे हैं। पहले भी वो हमेशा इनके खिलाफ बोलते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। जब भी नया इतिहास लिखा जाएगा, नए आज़ादी का इतिहास लिखा जाएगा, तब सत्यपाल मलिक एक स्वातंत्र्य सेनानी जैसे याद किए जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आज हम चर्चा करेंगे इस बात पर कि मोदी और शाह राष्ट्रपति से मिलने एक ही दिन क्यों गए थे, उसके पीछे क्या वजह थी, क्या कारनामा करना चाहते हैं। समय तो टल गया, क्या इस देश में कोई धमाका होने वाला है, कोई बहुत बड़ा होने वाला है कांड। जब तक मोदी शाह है तब तक कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये लोग किसी की सुनते नहीं है, सोचते भी नहीं है, उतना दिमाग भी नहीं है। कारस्थान के बगैर, कपट नीति के बगैर इन लोगों के दिमाग में कुछ होता नहीं है। तो जो भी करेंगे वो बुरा ही करेंगे, अच्छा होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन सच बात यह है वो इसलिए चले गए क्योंकि इसमें कई अलग अलग लोगों की राय है कि भाई वो मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते थे, राज्यपाल उपराष्ट्रपति का चुनाव, क्योंकि धनखड़ जी ने रिजाइन कर दिया तो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, इसलिए भी गए थे। मंत्रिमंडल का विस्तार भी करना चाहते थे, ऐसी भी बातें कही जाती है। या फिर वो बाहर से दौरे से आए तो रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे। अगर रिपोर्टिंग करने वाली बात होती है तो इतने सभ्य तो है नहीं मोदी जी कि भाई वो बाहर से आए, एटिकेट्स मैनर्स वगैरह या संकेत जो है तो राष्ट्रपति का सम्मान करे। उन्होंने कई बार राष्ट्रपति का अपमान किया है, राष्ट्रपति भवन के शिलान्यास समय में भी और राष्ट्रपति भवन के उद्घाटन के समय में भी। फिर अगर मोदी जी गए समझ लीजिए ऑफिशियल काम की वजह से, तो शाह का क्या काम था। इसमें 4 चीजें हो सकती है या 5 भी कह सकते हैं। एक तो मोदी चारों तरफ से घिर गए हैं, एक बात। अब चारों तरफ से घिर गए हैं, मोदी भी घिर गए हैं, शाह भी घिर गए हैं, और ऐसे चारों तरफ से घिरने वाला आदमी एक तो डरा हुआ तो होता ही है, क्योंकि वो गैंग का ही हिस्सा है ना, पॉलिटिकल गैंग जो है तो उसका उसी का हिस्सा है। तो ये ऐसा घिरा हुआ आदमी, चारों तरफ से घिरा हुआ आदमी, अपनों ने भी घेरा है और विरोधियों ने भी घेरा है, कानून से भी घिरा हुआ है। तो ऐसा आदमी एक तो शरण जाता है, थोड़ी भी समझदारी उसमें जिंदा है, इंसानियत पे थोड़ा भी भरोसा है, तो वो शरण जाता है, सामने वाले को शरण जाता है या फिर धमकी देता है। 2 ही रास्ते हैं, एक तो शरण जाता है या फिर धमकी देता है। तो आपको लगता है कि मोदी जी शरण जाएंगे? मोदी जी में है कोई इंसानियत बची होगी? शाह में कोई इंसानियत बची होगी? तो मुझे लगता नहीं है कि मोदी जी शरण जाएंगे, क्योंकि इनके पुराने पाप इतने ज्यादा हो गए हैं, इतने पुराने नए पाप इतने ज्यादा हो गए कि जैसे ट्रंप जैसे इनको हर दिन धोते रहता है। जिस ट्रंप को ये मेरा दोस्त कह के गले लिपट जाते थे, वही उसको भिगो कर मार रहा है। जैसे भी ये अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हैं तो मोदी बिल्कुल इनको चौराहे पे सरेआम धो देता है। तो मोदी के समझ में आ गया, फिर वो अदानी को भी वो पूरा हिसाब कर देगा ट्रंप। इसका मतलब यह है कि मोदी के पास में अब कुछ चारा बचा नहीं है, संघ भी उनके खिलाफ है। मेन बात यह है कि मोदी जी जो गए होंगे वो किस लिए गए होंगे, तो मेरे हिसाब से उनका मकसद था दहशत फैलाना। अब दहशत कैसे, आप बोलेंगे ये तो आप राष्ट्रपति भवन में गए और दहशत फैलाने की बात कर रहे हैं, बहुत ही गजब बात है। तो दहशत फैलाने का मतलब समझ लीजिए, मैं प्रतीकात्मक तरीके से बोल रहा हूं, दहशत कैसे फैलाई जा सकती है कि मोदी जी गए और उसी दिन शाह भी गए। तो ये उनकी सोची समझी साजिश है, सोची समझी स्टंटबाजी भी हो सकती है, और इसी का पार्ट ये भी हो सकता है कि दहशत फैलाना हो। दहशत किस पे फैलाएंगे, तो सांसदों पर। पहली बात कि भाई मैं
संसद बर्खास्त कर दूंगा, आप समझदारी से रहो। क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की शंकाएं जैसे मैंने जताई थी और लोग भी जता रहे, और होने के चांसेस ज्यादा है, और मोदी हार जाएंगे। मोदी का कैंडिडेट अगर कोई है तो वो हार जाएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। फिर मोदी अगर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो वहां पे भी वही होगा, वो भी नहीं जीत पाएंगे, मतलब मोदी आउट ही हो गए, दुश्मन हो गए, सबके दुश्मन बन के अभी तो दुश्मन बने हुए हैं ही, क्योंकि उन्होंने जो करतूतें की है वो तो इतनी घटिया है, घिनौनी है कि उनसे कोई प्यार से पेश आ ही नहीं सकता है। विकृति है उनमें भरी हुई, दोनों लोगों में विकृति भरी हुई है, मानवता के दुश्मन है ये लोग, तो विकृति भरी हुई है। तो ऐसे लोगों के फेवर में कौन जाएगा? ये आखिरी दम तक किसी का न किसी का नुकसान करने की ही सोचेंगे, विधायक चीज कोई सोचेंगे नहीं। तो ऐसे इसमें दहशत किस पे फैलाई जा सकती है? सांसदों पे दहशत फैलाई जा सकती है कि मैं लोकसभा बर्खास्त कर दूंगा, फिर आप पैदल हो जाओगे, क्रॉस वोटिंग की कोशिश मत करना, मुझसे खुजाने की कोशिश मत करना, मेरे खिलाफ मत जाना। फिर किस पे और दहशत फैला सकते हैं? संघ पे दहशत फैला सकते हैं, संघ भी दहशत में आ जाएगा। हालांकि संघ के फायदे की बात होगी, अगर वो डिसॉल्व भी करते हैं तो संघ पे दहशत ऐसी फैलाई जा सकती है कि आप भी गड़बड़ करोगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि संघ को डराना है तो फिर वो इमरजेंसी वाला फंडा इस्तेमाल करेंगे। मतलब एक तो संसद भंग कर देंगे या फिर इमरजेंसी लगाएंगे। अगर ये दोनों चीजें होती है, इमरजेंसी लगाएंगे तो संघ को भी डरा सकते हैं और विरोधियों को भी डराने का काम इस बहाने वो कर सकते हैं। मतलब ये स्टंटबाजी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो इमरजेंसी लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, अभी कुछ बोल नहीं सकते, डरे हुए हैं। डरा हुआ आदमी क्या करेगा? आत्मघात भी कर सकता है, हिटलर ने तो किया था, मगर वो नहीं करेंगे। ये लोग अलग इसके बने हुए हैं, मिट्टी के बने हुए हैं। क्या कांग्रेस वाले डरेंगे? विरोधी डरेंगे। तो अब विरोधियों के मन में इसके मोदी शाह के बारे में अब डर बहुत हद तक छट चुका है, कम हो चुका है। लोग बोलने लग गए हैं, न्याय व्यवस्था में भी कुछ लोग बोलने लग गए हैं, पत्रकारिता में भी बहुत सारे लोग धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया है। तो ये हो सकता है अब इमरजेंसी लगा देंगे या राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, ये जो बात है, तो मतलब विरोधी तो डरेंगे नहीं। दूसरी बात रही, संघी जो है डर सकते हैं, क्योंकि उनको अंदर डाल देंगे, भागवत को अंदर डाल देंगे, जेल में डाल देंगे, तो क्या करेंगे वो? तो स्टंटबाजी भी हो सकती है, दहशत फैलाने का भी प्लान हो सकता है। दूसरा प्लान ये हो सकता है, वो ये प्रिकॉशन ले रहे कि एक धनखड़ ने रिजाइन करके इनको बहुत बड़े परेशानी में झोंक दिया है, डाल दिया है। तो मोदी शाह ये नहीं चाहते हैं कि दूसरा धनखड़ राष्ट्रपति भवन से पैदा हो, क्योंकि हमने ऐसा भी सुना है कि राष्ट्रपति महोदया का संपर्क संघ के साथ में बहुत अच्छा है और संघ से मिलकर कोई साजिश ना रची जाए, क्योंकि संघ जैसे संजय जोशी को आगे बढ़ाना चाहता है, संघ जैसे मान नहीं रहा है। और ये चीज हमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए समझ में आ जाती है कि वो सुन नहीं रहा है, संघ इनके चक्कर में नहीं आ रहा है, इनके झांसे में नहीं आ रहा है। वो समझ चुका है कि इनके हाथ में अगर अध्यक्ष पद गया तो इन्होंने तो पूरा कबाड़ा कर दिया है, पूरा बदला, यानी गिन गिन कर बदला लेंगे, ये भागवत को भी समझ में आ गया है। तो इसीलिए क्या मोदी और शाह राष्ट्रपति जी को समझाने गए थे, राष्ट्रपति भवन को समझाने गए थे कि आप संघ के साथ में मिलकर कोई साजिश ना करें, किसी धनखड़ को किसी कोने में फिर से नया धनखड़ पैदा ना हो। आप करोगे तो फिर वो अब राष्ट्रपति भी पढ़ती तो होंगी कुछ न कुछ। सत्यपाल मलिक का क्या हो गया, लोगों को ताज्जुब हो रहा है कि जरा थोड़ा सा उनके बारे में डर था भी, और उन्होंने भी डर जताया था कि मेरा कुछ भी हो सकता है। वैसे जज लोया की केस तो सबको मालूम है, सुषमा स्वराज का भी मालूम है, जेटली का भी मालूम है, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो डर तो किसी को भी लगता है। असमय जाने वाले व्यक्ति अगर चले जाते हैं अचानक, तो नेचुरली हर आदमी को अपनी जिंदगी प्यारी होती है। और मोदी शाह जैसे लोगों के शासन काल में कुछ भी हो सकता है,
तो मुझे लगता है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार की कोई जरूरत नहीं होती है। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए या किसी को बदलना है, रिशफल करना है, तो भी राष्ट्रपति को विश्वास में लेना कोई जरूरी नहीं होता है, या फिर किसी को हटाना है तो भी जरूरी नहीं होता है, उसकी इंफॉर्मेशन देना भी जरूरी नहीं होता है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के मामले में भी उनको बताना जरूरी नहीं होता है। तो शाह ने और मोदी ने ये दूसरी बात ये कही होंगी कि आप रिजाइन करने की तैयारी करें। कुछ लोग ये बोल रहे हैं, खबरें ये आ रही है कि मोदी ने पहले प्यार से समझाया होगा और फिर शाह ने जाके अपने स्टाइल में, क्योंकि वो तो जज लोया फेम जो है शाह, तो उन्होंने समझाया होगा कि मैडम जी देखिए रिजाइन तो आपको करना होगा और फिर गड़बड़ हो जाएगी, आरएसएस वाले आपको कुछ भी बहकाने की कोशिश करेंगे तो आप बहकावे में मत आइए, रिजाइन तैयार रखिए, या मैंने रिजाइन आपको ड्राफ्ट दे दिया है तो आप ये संभाल के रखिए, जैसा भी इशारा हो जाता है आप रिजाइन का साइन कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। मगर ये रेसिग्नेशन राष्ट्रपति का अगर आएगा तो उपराष्ट्रपति को ही देना पड़ता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव पहले होगा और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में अगर ये लोग विरोधी जैसे चंद्रबाबू नायडू जैसे या फिर नीतीश कुमार जैसे ऐन मौके पे या कोई और शरद पवार जैसे लोग कुछ गड़बड़ी नहीं कर देते हैं तो फिर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में मोदी शाह की हार निश्चित है, विरोधी पार्टी की जीत निश्चित है। खड़गे जी का नाम आ रहा है सामने कांग्रेस की तरफ से या विरोधी पार्टियों की तरफ से या इंडिया आघाड़ी की तरफ से। तो ऐसे इसमें अगर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए तो मोदी का राष्ट्रपति बनना भी मुश्किल हो जाएगा ना, कैसे जीतेंगे। तो इसीलिए बौखला गए हैं ये लोग और ये मुझे लगता है कि स्टंटबाजी थी, धमकी थी, या फिर वो इमरजेंसी लगाने के मूड में होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और वो टटोल रहे होंगे कि संघ के लोगों ने राष्ट्रपति के साथ में क्या क्या मंत्रणाएं की होगी या कुछ की है या कोई चांसेस है राष्ट्रपति हमें मदद करेगी या फिर उनके साथ में मिल जाएगी। तो ये पता लगाने के हिसाब से, टटोलने के हिसाब से वो गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। इमरजेंसी लगेगी या नहीं लगेगी, राष्ट्रपति पद पर मोदी जी आसीन होना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री पद से उनको हटना पड़ेगा, करीब करीब ऐसे सिचुएशन आ गई है। तो इन सब बातों का रिजल्ट जो आएगा वो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में ही आ जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन झुकेगा, कौन शरण जाएगा और कौन धमकी देके फिर से अपने बातें मनवाएगा, ये देखेंगे हम। बहुत थोड़े समय में ही ये सब चित्र स्पष्ट हो जाएगा। तब तक देखते रहिए लोक उजागर इंडिया चैनल। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।